स्वागत है आप सभी का डेली एज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगले टॉपिक पे हम 30 कदम में 2.0 में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगला टॉपिक हम देख लेते हैं कौन सा टॉपिक है। 26 नंबर का टॉपिक आ जाएगा दल बदल अधिनियम और अनुसूची यानी शेड्यूल का बात करेंगे और एंटी डिफेक्शन लॉ का बात करेंगे। इससे रिलेटेड हम क्वेरीज देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है दल बदल अधिनियम के अंतर्गत स्वेच्छा से सदस्यता त्याग का अर्थ क्या है। पहला, लिखित इस्तीफा देना, पार्टी अध्यक्ष को सूचना देना, केवल दूसरी पार्टी में शामिल होना और आचरण से भी त्याग माना जा सकता है। तो अगर यहाँ पर बात करते हैं चारों ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है लिखित इस्तीफा देना। और स्वेच्छा से सदस्यता का त्याग का मतलब लिखित इस्तीफा देना, इस्तीफा तो दिया जाएगा लेकिन ये प्रॉपर इसका जो अर्थ निकल के नहीं आ रहा है, तो यही आंसर गलत होगा। पार्टी अध्यक्ष को सूचना देना, ये भी आंसर गलत होगा। केवल दूसरी पार्टी में शामिल होना, ये भी आंसर गलत होगा क्योंकि यहाँ पर दल बदल अधिनियम विरोधी लग जाएगा, यानी दल बदल कहा जाएगा उसे। और आचरण से भी त्याग का माना जा सकता है, तो आचरण से जो माना जाएगा इट कैन ऑल्सो बी आर इंटरफेयर फ्रॉम कंडक्ट, इससे माना जाएगा। तो ये चीजें डी ऑप्शन राइट होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दल बदल अधिनियम के अंतर्गत अयोग्यता का आधार नहीं है, बोलता है डिस्क्वालिफिकेशन का जो आपका बेसिस नहीं है बोल रहा है। और दल बदल कानून का अगर बोलेंगे तो इसका संबंध जो होता है 10वीं अनुसूची से है, 10वीं अनुसूची से है, 10वीं शेड्यूल से है। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं तो चार ऑप्शन दिखाई दे। पार्टी व्हिप के विरुद्ध मतदान का अयोग्यता का आधार नहीं है, की बात करते हैं तो ये अयोग्यता का आधार है। पार्टी स्वेच्छा से सदस्यता का त्याग करना, ये भी आधार है। निर्दलीय सदस्य का पार्टी ज्वाइन करना, ये भी आधार है। बट पार्टी से निष्कासित कर देना या एक्सपल्शन फ्रॉम द पार्टी, ये इसका आधार नहीं है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाएगा कौन सा आपका, बी इसका आंसर होगा। बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं और डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं क्या चीज हो सकता है। दल बदल अधिनियम में स्पीकर के निर्णय को किस स्तर पर चुनौती दी जा सकती है। बिफोर द डिसीजन, डिसीजन देने के पहले, जांच के दौरान, निर्णय के बाद या कभी नहीं। तो पहले चीज याद रखना है, अगर हम दल बदल अधिनियम के अंतर्गत स्पीकर के डिसीजन की बात करते हैं तो डिसीजन कब आएगा, डिसीजन देने के बाद वो आप चैलेंज किया जा सकता है। डिसीजन के पहले या उसके अगर बात किया जाएगा ड्यूरिंग द इंक्वायरी का अगर बात किया जाएगा उस पीरियड में ये चीजें नहीं किया जा सकता। तो इसका सीधा से सीधा आंसर आ जाएगा कौन सा आपका, निर्णय के बाद, यानी कि आफ्टर द डिसीजन। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते हैं तो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं आगे। क्वेश्चन में 91वां संविधान संशोधन का मुख्य प्रभाव क्या था। पहला, दल बदल अधिनियम समाप्त, विभाजन का प्रावधान हटाया जाना, विलय को समाप्त करना, न्यायिक समीक्षा को समाप्त करना, ठीक है। तो यहाँ पर 91वां संविधान संशोधन का अगर रिलेशन मानेंगे तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा बी, विभाजन का प्रावधान को क्या करना, हटाया जाना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान में दल बदल से बचने हेतु वैध विलय के लिए आवश्यक क्या आ जाएगा। दल बदल से या आपका डिफेक्शन से अगर बचना है तो आपको क्या चीज बोला जाएगा कि ये जो बात कर रहा है आपका, तो इसका वैध विलय के लिए आवश्यक क्या है। तो कुल सदस्यों का कितना चाहिए आपका, 2/3 चाहिए। इसकी चीज को याद रखना। पहले यही चीजें क्या था, कुल सदस्यों का 1/3, यानी अगर मैं पार्टी का बात करता हूँ, अगर ए पार्टी है, ए पार्टी के 2/3 मेंबर अगर सेपरेट एक अलग पार्टी बना लेते हैं, अलग पार्टी सेपरेट पार्टी बना लेते हैं, तो इनको ये डिफेक्शन के अंतर्गत नहीं आएंगे 2/3। पहले यही जो विकल्प जो हमारे पास था वो कितना था, 1/3 था। अब वर्तमान में कितना 2/3 है। इसका आंसर आ जाएगा 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स, इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, दल बदल अधिनियम के अंतर्गत मनोनीत सदस्य से संबंधित सही कथन क्या है। मनोनीत यानी नॉमिनेटेड मेंबर क्या करेंगे फिर, एक चीज याद रखना है नॉमिनेटेड मेंबर के बारे में। नॉमिनेटेड मेंबर अगर वो नॉमिनेट होता है, ठीक है, एक ऐसा मेंबर जो नॉमिनेट हुआ है, और नॉमिनेट करने का जो पावर रहता है वो किसका रहता है। अगर पार्लियामेंट्री लेवल पर देखेंगे तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं,
और स्टेट लेजिस्लेचर के मैटर में देखेंगे तो कौन, राज्यपाल मनोनीत करने का काम करते थे। लेकिन वही मनोनीत जो सदस्य होंगे, नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, वो असेंबली में आने के बाद किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। ये क्लियर सा क्लियर आंसर रहेगा। तो अगर मनोनीत सदस्य का अगर बात करते हैं, कभी भी दल बदल सकता है, गलत चीज़ आ जाएगा। तो शपथ से पहले दल में शामिल हो सकता है, गलत आ जाएगा। 6 माह के भीतर दल में शामिल हो सकता है, दल बदल अधिनियम लागू नहीं होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो 6 माह के भीतर दल में शामिल हो सकता है। ये सी आंसर करेक्ट होगा। 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल रिलेशन जानते हैं आपका, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड, दल बदल कानून से संबंधित को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रभावी किया गया है। तो इसमें किसका बात करता है, 10वीं अनुसूची को प्रभावी किसमें किया गया है। तो इसमें या तो बात करेगा किसका, मेंबर्स का बात करेगा, किसका, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट, ठीक है। यानी एमपीस का बात करेगा, एमएलएस का बात कर सकता है, विधायक का बात कर सकता है, सांसद सदस्यों का बात कर सकता है। तो कुल मिला के असेंबली के मेंबर्स के बात करता है। और असेंबली के मेंबर से रिलेटेड अगर मैटर का बात करता है तो सदस्यों की योग्यता, क्वालिफिकेशन और अयोग्यता की बात की जाएगी। और इनका जो संबंध है सीधा से सीधा आपका आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191 से है। तो इसका सीधा से सीधा आंसर आ जाएगा कौन सा, आपका सी इसका आंसर होगा। इसको क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है भारत में दल बदल विरोधी कानून को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो अभी हमने पढ़ा था कौन सा संविधान संशोधन है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड अगर बात करता है, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड अगर बात करता है तो यहाँ पर याद रखना है इसका रिलेशन किससे, आपका 10th शेड्यूल से है। 10th शेड्यूल से तो है, और कौन से आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। तो आपको याद रखना है 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये एड ऑन किया गया है। तो इसका आंसर आ जाएगा, ये 44 नहीं होगा, 52 इसका राइट आंसर होगा। तो 52 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि हो तो होलोमान बनाम या चिल्हू 1992 का केस है का सही निष्कर्ष क्या था। तो कि हो तो होलोमान बनाम या चिल्हू का अगर केस था तो नागालैंड से रिलेटेड अगर मैटर आया है तो वहाँ पर बात किया गया था। तो इसमें बात करते हैं किसका, स्पीकर का निर्णय अंत में गलत है, न्यायिक समीक्षा पूर्णतः निषिद्ध है, गलत है, न्यायिक समीक्षा निर्णय के बाद संभव है, न्यायिक समीक्षा निर्णय के बाद संभव है, दल बदल अधिनियम असंवैधानिक है। तो न्यायिक समीक्षा निर्णय के बाद संभव है। इसको याद, जुडिशियल रिव्यू इज पॉसिबल आफ्टर द डिसीजन, ये डिसीजन आया था, इससे रिलेटेड था। इस चीज को आपको याद रखना है, सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है ना, करेक्टली मैच है, इसको बोलते हैं। तो 9th शेड्यूल का रिलेशन क्या किससे है आपका, तो 9th शेड्यूल का रिलेशन दल बदल से, एंटी डिफेक्शन का रिलेशन किसका, आपका 10th शेड्यूल से है। किससे है, 10th से। तो ये आपका मैच नहीं कर रहा है। पहला 10th शेड्यूल का रिलेशन लैंड रिफॉर्म से है, लैंड रिफॉर्म का रिलेशन किससे, आपका 9th शेड्यूल से। इस चीज को याद रखना, तो ये भी नहीं कर रहा है। 11th शेड्यूल का रिलेशन पंचायत से है, पंचायत से बिल्कुल है। 12th शेड्यूल का रिलेशन राज्यसभा से, राज्यसभा से नहीं है, ये म्यूनसिपालिटी से है, यानी कि आपका नगर पालिका से आ जाएगा आपका, ठीक है। नगर पालिका, नगर निगम, ये सब चीज से रिलेटेड कौन सा आ जाएगा, 12th शेड्यूल आ जाएगा। 11th शेड्यूल ही करेक्ट है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, आपका सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का बोलता है दल बदल अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया है। किस अनुच्छेद के तहत, अभी हमने चर्चा किया था, इसमें बात किया था 102 और 191 का बात किया गया था। तो इसका सीधा से सीधा ए आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, अयोग्यता का प्रभाव कब से माना जाता है। क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन का प्रभाव कब से माना जाता है, कब से माना जाएगा, मतदान से, शिकायत से, ठीक है, निर्णय की तिथि से। तो इसका आएगा, पहले तो शिकायत होगा कि भैया अयोग्य है, अयोग्यता है कि नहीं है, फिर उसका डिसीजन होगा। तो डिसीजन की तिथि से, जब डिसीजन होगा कि वो अयोग्य हो गया है, उसके बाद ही यह चीज़ माना जाएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ द डिसीजन से माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कौन सा, आपका सी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बता दल बदल कानून के अंतर्गत किसी विधायक या सांसद की अयोग्यता पर अंतिम निर्णय कौन लेता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि अगर मान लीजिए मैं लोकसभा का बात करता हूँ, राज्यसभा का बात करता हूँ, लेजिस्लेटिव
आपका असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल का बात करता हूँ, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का अगर मैं बात करूँगा तो इन चारों में जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, पीठासीन होगा, पीठासीन अधिकारी होंगे। जैसे कि लोकसभा में क्या होते हैं आपके, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। राज्यसभा में कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है, स्पीकर बोला जाता है इनको, स्पीकर बोला जाता है। और इधर बोला जाता है आपका चेयरमैन, चेयरमैन होते हैं। तो यही जो होते हैं, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, जो पीठासीन होगा, वही उनका लास्ट डिसीजन होगा, अंतिम निर्णय उसी का लिया जाएगा। तो क्या राष्ट्रपति लेता है? राष्ट्रपति नहीं। राज्यपाल का भी कोई रोल, निर्वाचन आयोग का नहीं है। तो सदन का अध्यक्ष या सभापति यानी स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द हाउस का अगर बात करेगा तो डी इसका आंसर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 का जो आंसर होगा वो डी होगा, ठीक है। आगे समझ में, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दल बदल अधिनियम किस प्रकार का कानून है? किस प्रकार का कानून है भाई? तो यहाँ पर हमको पता है कि भैया 10th शेड्यूल का रिलेशन संविधान से है, 10वीं अनुसूची का रिलेशन कॉन्स्टिट्यूशन से है। इस चीज को आपको याद रखना। और 10th शेड्यूल को जोड़ा गया कौन सा? 52वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। तो इसका दोनों का रिलेशन किससे आएगा? कॉन्स्टिट्यूशन से है। तो ये किस टाइप का आपका कानून होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल कानून होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है दल बदल अधिनियम का विस्तार किस पर है? किस पर है भाई? दल बदल अधिनियम का अगर एंटी डिफेक्शन लॉ का बात करेंगे तो किसके लिए बनाया गया है? मेंबर्स के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है? मेंबर्स के लिए बनाया गया है। अब ये मेंबर्स का अगर मैं बात करता हूँ तो सेंट्रल लेवल पे भी बात होता है, स्टेट लेवल पे, यानी दोनों के मेंबर्स के लिए बनाया, दोनों हाउस के मेंबर के लिए बनाया गया होगा। राज्यसभा, लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए बनाया गया होगा। ये दोनों किसके लिए काम करेगा? सेंट्रल लेवल पे भी काम करेगा, स्टेट लेवल पे भी काम करेगा। कौन सा? एंटी डिफेक्शन लॉ। तो इसका क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर में आएगा? ये नहीं आएगा। स्टेट का नहीं आएगा। बहुत द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ये मैटर आएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आ जाएगा कौन सा? आपका सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? अनुसूचियां का अगर बात किया जाए तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां। पहली अनुसूची का अगर बात करूंगा, फर्स्ट अनुसूची का बात करूंगा, सेकंड और थर्ड और फोर्थ का बात करेंगे, फिफ्थ, ऐसा करते करते कितने अनुसूचियां आपके? 12 अनुसूचियां हैं। तो सीधा से सीधा आंसर आ जाएगा आपका कौन सा? आपका सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। 17 मतलब 9वीं अनुसूची का उद्देश्य क्या है? 9वीं अनुसूची का सीधा से सीधा संबंध जो था वो किससे था? आपका लैंड रिफॉर्म से था। किससे था? आपका लैंड रिफॉर्म यानी कि भूमि सुधार से था। भूमि सुधार से था। तो ये इसको क्या करना है? हम प्रोटेक्ट करने का बात किया गया था। प्रोटेक्ट यानी कि सुरक्षा करने का बात किया गया था, ठीक है। तो इसका रिलेशन आ जाएगा कौन सा? प्रोटेक्शन ऑफ द लैंड रिफॉर्म लॉ। बी इसका आंसर राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया। चलिए अगला चलते हैं। 11th आपका शेड्यूल का रिलेशन किससे आ जाएगा? 11th शेड्यूल का रिलेशन याद रखना है पंचायती राज इंस्टीट्यूट से, पंचायती राज संस्थानों से है। तो पंचायत से सीधा आंसर आ जाएगा कौन सा? आपका बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 18 का 19 का देखते हैं। 19 का सिंपल क्वेश्चन है। 12th अनुसूची का रिलेशन किससे आ जाएगा? 12th अनुसूची का यानी कि 12वीं अनुसूची का शेड्यूल का रिलेशन आ जाएगा म्यूनसिपालिटी से आ जाएगा 12th अनुसूची का। और इसका मैटर आएगा कौन सा? 74वां संविधान संशोधन 1992 का मैटर आ जाएगा इसमें। इस चीज को आपको याद रखना है। बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 का बात करते हैं। 8th शेड्यूल का रिलेशन किसमें है? तो 8th शेड्यूल का रिलेशन याद रखना है आपका किससे? आपका भाषाओं से, लैंग्वेज से। किससे? आपका लैंग्वेज से है। ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जा सकता है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज से बोला जाता है। तो लैंग्वेज जो है आपका याद रखना कितने टोटल? 22। लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे? 14 थे। और उसके बाद एड ऑन किया गया कितने? 8 को। तो 14 + 8 कितने हो गए आपके? 22 हो गए। तो 22 लैंग्वेज के बारे में यहाँ पर 8th शेड्यूल में मेंशन है। तो इसका रिलेशन किससे आ जाएगा? आपका लैंग्वेजेस से आ जाएगा, भाषाओं से आ जाएगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है? 7वीं अनुसूची में क्या चीज दिया गया है? तो 7वीं अनुसूची का संबंध जो होता है आपको याद है 7th शेड्यूल का रिलेशन। 7th शेड्यूल का रिलेशन आपका लिस्ट से है। आ गया। लिस्ट में 3 लिस्टें हैं, आपको याद रखना है। एक आ जाएगा आपका यूनियन लिस्ट, एक आ जाएगा स्टेट लिस्ट, एक आ जाएगा कॉन्करेंट, एक आ जाएगा कौन सा? कॉन्करेंट। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, राज्य सूची और आपका संघ सूची, संघ
सूची। ठीक है, आगे संघ सूची के संबंध में पार्लियामेंट को पावर है कि वो रूल और रेगुलेशन बना सकती है। स्टेट के संबंध में आपका राज्य को है। कॉन्करेंट में स्टेट और सेंट्रल दोनों यहाँ पर क्या बना सकते हैं, रूल और रेगुलेशन बना सकते हैं। इस चीज को आपको याद रखना। तो इसका सीधा से सीधा आंसर आ गया कौन सा आपका, सूची है। इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। 22 बोलता है पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है? क्या चार ऑप्शन दिया, शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है क्या? बिल्कुल नहीं है। शेड्यूल आपका ट्राइब से रिलेटेड है, नॉन ईस्टर्न विथ और चुनाव इससे रिलेटेड है। विथ से रिलेटेड नहीं है, चुनाव से नहीं रिलेटेड। किससे? अनुसूचित जनजाति गैर पूर्वोत्तर का बात करता है। नॉन नॉर्थ आपका ईस्टर्न का बात करता है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यही आपका गैर पूर्वोत्तर का बोल रहा है। इन राज्यों को छोड़कर बाकी की जगह की अनुसूचित जनजाति के बारे में बताने की कोशिश करता है। आपका कौन सा आपका 5th शेड्यूल। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कौन सा आपका बी, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है? छठवीं अनुसूची किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अभी हमने बात किया था असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का बात किया था, उसी से रिलेटेड। तो आपको याद रखना है इसका आंसर आ जाएगा ना ही जम्मू कश्मीर भी नहीं आएगा। इसका आंसर आ जाएगा कौन सा आपका उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का बात करेगा, जिसमें बात करता है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का बात करता है, AMTM का बात करता है। तो आंसर आ जाएगा कौन सा आपका बी, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है? चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? तो चौथी अनुसूची का डायरेक्टली संबंध है किससे? राज्यसभा की सीटों से। ठीक है, राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राज्यसभा सीट्स के बारे में बात किया गया है। इस चीज को याद रखना है 4th आपके शेड्यूल में। ठीक है, राइट आंसर इसका बी होगा। क्लियर हो गया 24 का। 25 में चलते हैं। 25 में चलते हैं तो आपको देखते हैं 25 मैटर है। तो 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो किससे? आपका डिफेक्शन से। किससे? डिफेक्शन से। अभी चर्चा कर चुके हैं। तो 10th शेड्यूल का रिलेशन आ जाएगा डिफेक्शन से। बी इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। 26 को देखते हैं। अब मैच करना है आपको एक कॉलम से दूसरे कॉलम को। 7वीं अनुसूची 7 का रिलेशन का है सूचियों से है। 8वीं अनुसूची का अगर बात करेंगे तो भाषाओं से है। 9वीं अनुसूची का अगर बात करूंगा तो मैं आपका भूमि सुधार से है। 10वीं अनुसूची का अगर बात करूंगा तो दल बदल से है। तो ए का आंसर 2 आ रहा है। ए का आंसर 2 आ रहा है, 2 दिख रहा है। बी का आंसर आ रहा है 3, बी का आंसर 3 दिखाई दे रहा है। सी का आंसर क्या दिखाई दे रहा है? 4, सी का आंसर 4। और डी का आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसलिए हमको दिखाई दे रहा है ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। 2 कॉलम दिए गए हैं, उसमें मैच करना है आपको। अगर 10th शेड्यूल का बात करें तो 10th, 11th, 12th और 10th, 11th, 12th और 9th शेड्यूल के बारे में बताया गया है। क्योंकि नंबर ऑफ शेड्यूल अगर बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वो 12 शेड्यूल है ना। 12 शेड्यूल है, 12 अनुसूचियाँ हैं, इस चीज़ को याद रखना। 10वीं अनुसूची का रिलेशन जो होता है वो किससे? आपका 52वां संविधान संशोधन से है। ये संविधान संशोधन के बारे में। 11वीं अनुसूची का रिलेशन 73वें संविधान संशोधन से। 12वीं अनुसूची का रिलेशन 74वें से है। और 9वीं अनुसूची का रिलेशन किससे है? पहले संविधान संशोधन से है। तो ए का 1 2 3 4 1 2 3 4 सीक्वेंस आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा आपका 1 2 3 4, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा आपका इसका बी, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में भी आपको मैच करना है वर्ड मीनिंग, व्हीप का मतलब और ये सब चीज़ों का मतलब। व्हीप का मतलब क्या होता है? अभी मैंने डिस्कस किया था डायरेक्शन ऑफ अ पार्टी। किसी भी पार्टी का जो निर्देश होता है अपने मेंबर्स के लिए, जिसके अगेंस्ट में वो नहीं जा सकते हैं या अपने पार्टी के अगेंस्ट में काम नहीं कर सकते हैं, वो उसको बोला जाता है व्हीप। तो व्हीप का अगर मैं बात करूंगा तो व्हीप का आता है दल का निर्देश, टीम इंस्ट्रक्शन का बात करता है। तो ए का जो आंसर आ गया ये चीज आ गया है। ठीक है, तो ए का आंसर देख लेते हैं 3 किस में है आपका। एक आंसर 3 इसमें दिखाई दे रहा है। विलय का अगर बात करूंगा, विलय का बात करता है, मर्ज करने का बात करता है, तो विलय किसको बोला जाएगा? वीगा 2/3 सदस्य अगर कर लेते हैं तो वो दल बदल के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस चीज को याद रखना है। वो अलग से सेपरेट पार्टी बना सकते हैं अगर इतने मेंबर, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स में से इतने मेंबर जाएंगे तो। विभाजन का बात है, डिवीजन का बात करता है। तो डिवीजन का अगर बात करता है तो
अगर मैं डिवीजन का बात करूंगा, सी का अगर बात करूंगा तो विभाजन का 1/3 का बात करेगा विभाजन हो सकता है। और अगर डी का बात करूंगा योग्यता का बोलूंगा तो ये हो गया आपका कौन सा, आपका डी का 4। तो आंसर दिख रहा है ए का 3, बी का 2, सी का 1 और आपका डी का 4 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा इसका कौन सा, डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर किसका बात करते हैं, 29 में बात करते हैं। इधर केसेस हैं, इधर केसेस हैं आपके, इधर केसेस हैं। और इधर केसेस के बाद अगर बात करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर कि होतो होलोहन का केस का रिलेशन किससे आता है, कि होतो होलोहन का केस का रिलेशन जुडिशियल रिव्यू से था, जुडिशियल रिव्यू से। तो पहले का आंसर आ जाएगा ए का 1 आंसर आ जाएगा। मिनर्वा मिल का रिलेशन किससे आएगा, मिनर्वा मिल का रिलेशन बेसिक स्ट्रक्चर से बोला जा सकता है। तो बी का आ जाएगा आपका कौन सा, आपका 4 आंसर आ जाएगा। गोलकनाथ का अगर आंसर लिया जाएगा तो अगर मैं बात करता हूँ गोलकनाथ का, तो संशोधन की शक्ति यानी कि अमेंडिंग पावर का अगर बात करेंगे तो सी का आ जाएगा आपका 2। तो आंसर आ जाएगा ए का 1, बी का 4, सी का 3 और डी का 2। ये आंसर दिखाई दे रहा है, तो बी इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। 30 में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर बोलना है 4th शेड्यूल का रिलेशन किससे आ जाएगा। 4th 6th शेड्यूल का अगर बात करते हैं तो 11th शेड्यूल का तो हम जानते हैं किसका, पंचायत। 12th शेड्यूल का जानते हैं नगर पालिका का। 4th शेड्यूल का राज्यसभा की सीटों का आवंटन का बात है। 6वीं अनुसूचित स्वायत्त जिले का बात कर रहा है। यह स्वायत्त जिला कहाँ हो सकता है आपका, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में बात करता है, पूर्वोत्तर साइड में बात करता है। तो इसका सीधा सा सीधा आंसर आ जाएगा ए इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर ऐसा ही क्वेश्चन आगे भी हम करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।